लास्ट क्लास में अपन ने बच्चों बात की थी। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या बात कर ली कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। हमें सारे फोर्सेस का पता है। फ्री बॉडी डायग्राम कौन सा पुलिंग होता है, कौन सा पुशिंग होता है, इन सारे केसेस को फ्री बॉडी डायग्राम में जहां कंफ्यूजन हो सकता है वो है एक पुली के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम के समय, और वेज के साथ जब पुली हो तो उसकी रस्सी को उसका हिस्सा मानते हैं। आदमी जब लटका हो तो उसके हाथ में जो रस्सी है वो उसका हिस्सा मानते हैं। इन सारी चीजों को बस हमें ध्यान में रखना है। आज हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम क्यों बना रहे थे फ्री बॉडी डायग्राम, हम देखना चाहते थे कि उसके साथ क्या होने वाला है, उसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे। तो आज के पहला केस हम बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम क्या होता है? किसी पार्टिकल के ऊपर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? अगर हम किसी पार्टिकल को देख रहे हैं और हमें दिखाई दे बेटा कि वो पार्टिकल रुका हुआ है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, अगर हमें दिखाई दे सवाल में फिजिकल सिचुएशन देखकर कि पार्टिकल रुका हुआ है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तब हम कहेंगे कि ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। यानी दो कंडीशन है, या तो वो स्टेशनरी हो, ये पार्टिकल या तो स्टेशनरी हो, या फिर ये पार्टिकल स्टेशनरी हो, या फिर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी से हो, तो हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। अगर हमें सवाल में दिख जाए कि ये दो चीजों में से एक चीज हो रही है तो हम कह देंगे पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। और जैसे ही पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा, हमें पता है कि अगर कोई चीज रुकी हुई है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके बाद नेट फोर्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। इससे हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? इसका मतलब होगा कि उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है। सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट उसके ऊपर लगने वाले, उस चीज पर लगने वाले सारे बाहर से, अंदर उसके अंदर क्या क्या चल रहा है पेट के अंदर उससे मतलब नहीं है, बाहरी सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट उसके ऊपर जीरो है। यानी जितने भी फोर्स बाहर से उसके ऊपर लग रहे हैं उन सबका रिजल्टेंट जीरो है। रिजल्टेंट जीरो का कैसे हम डील करेंगे? रिजल्टेंट जीरो का डील करने के दो तरीके हैं हमारे पास। दो तरीके हैं, दोनों तरीके में एक सवाल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या दो तरीके हमारे पास होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सिचुएशन दे रखी है, कि एक पार्टिकल है, एक रस्सी से एक ब्लॉक को ऐसे बांधा गया है और साथ में यहां पर भी एक रस्सी है, ऐसे बांधा गया है। ये एंगल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, और इसका मास m दिया हुआ है। सवाल में अब पूछ रहा है, अभी तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के टेंशन को T1 T2 लिखते थे, वो पूछ रहा है दोनों रस्सियों में टेंशन की वैल्यू निकालिए। सवाल आया फाइंड आउट टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स, टेंशन बोथ द स्ट्रिंग्स में निकालना है। तो अब आप इस ब्लॉक को देख के बताइए कि रुका हुआ है कि चल रहा है? रुका हुआ मतलब ये नहीं कि इस फोटो में क्या इसको छोड़ भी दूं तो रुका ही रहेगा ना, ये दिख रहा है ना आपको, रुका हुआ तो होगा ही, हमेशा फोटो ही बना रहा हूं मैं। अरे सर में आ रहा मेरी बात? ये नहीं कि आप ये कहोगे कि अगर मैंने ये सवाल बनाया कि ये पार्टिकल इस समय कि यहां पर ऐसे रखा हुआ है तो मैं बोलूंगा रुका हुआ है, ये m मास का है और ये 2m मास का है, ये रुका हुआ है कि चल रहा है? अब रुका हुआ तो दिखेगा ही, फोटो बना रहा हूं तो सब रुका हुआ दिखेगा, पर इतना तो समझ में आना चाहिए 2m मास भारी है तो नीचे आएगा, m ऊपर आएगा तो चल रहा है। फोटो देख के मत बोलना, फोटो तो सभी रुकी हुई होंगी। क्लियर है क्या मेरी बात? तो यानी यहां पर हमें दिख रहा है कि इसको अगर हम छोड़ भी दें तो भी ये रुका रहेगा। तो इस पे नेट फोर्स क्या क्या है? जीरो। तो स्टेप 1 क्या होगा? हमेशा वही, जो चीज जिसको हम देख रहे हैं उसका FBD बनाना पड़ेगा। तो क्या क्या फोर्स लग रहे हैं हमारे इस पार्टिकल पर? क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? एक लग रहा है mg नीचे की तरफ, एम आई राइट? और क्या लग रहा होगा बेटा? इधर से एक टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स है, हमेशा पुल करेगा, T1। और यहां से एक फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ, T2। और ये एंगल दिया होगा थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये तीन फोर्सेस के ऊपर लग रहे हैं, mg T1 T2। ये रुका हुआ है तो सर ने कहा है कि अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या कंडीशन होती है? नेट फोर्स जीरो होता है। तो अब हमें नेट फोर्स जीरो की इक्वेशन लिखनी है। इसमें रूल नंबर मेथड 1 क्या है? मेथड 1 ये है कि अपनी मर्जी से कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइनें अज्यूम कर लीजिए, जैसी चाहे वैसी। अपनी मर्जी से दो परपेंडिकुलर लाइनें अज्यूम कर लीजिए। आपने कहा सर मैं एक लाइन इधर और एक लाइन इसके परपेंडिकुलर मान लूं, मैंने कहा चलेगा। आपने कहा कि मैं सर एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल मान लूं, चलेगा। आपको क्या करने को कहा मैंने? अपनी मर्जी से दो परपेंडिकुलर लाइनें चूज कर लीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? स्टेप 1, तो अपनी मेथड 1 में अपनी मर्जी से दो परपेंडिकुलर लाइनें चूज करनी है। ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करता हूं कि मैं यहां पर ये फोटो दोबारा बना देता हूं।
ताकि मैं आपको दिखाऊं कि ऐसा नहीं होता है कि किधर चूज करनी है लाइन, इसका कोई रूल होता है, किधर भी चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस वाले पे पहले केस में कुछ बच्चों का मन किया कि मैं दो परपेंडिकुलर लाइनें ऐसे चूज करूंगा, जिधर चूज कर सकते हैं, पर किसी ने कहा कि मैं ऐसे चूज करूंगा। कैसे? उसने कहा कि एक मैं हॉरिजॉन्टल लूंगा और एक मैं वर्टिकल लूंगा। ये दो परपेंडिकुलर लाइनें चूज की एक बच्चे ने। एक बच्चा आया, मेरा मन कर रहा है मैं कुछ और चूज करना चाहता हूं। मैंने कहा तू क्या करना चाहता है? उसने कहा मैं एक लाइन ये लूंगा, अरे चेक करिए, और एक इसके परपेंडिकुलर लूंगा। चलेगा क्या? क्या मैंने कहा है कि कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइनें चूज कर सकते हैं? यस। तो इसमें कोई रूल नहीं होता कि किधर किधर तोड़ना है, आपकी मर्जी से दो परपेंडिकुलर लाइनें चूज कर ले, आपकी मर्जी है। क्लियर है क्या मेरी बात? समझ में आ रहा है? दो परपेंडिकुलर लाइनें अपनी मर्जी से चूज कर लेनी है। फिर जो फोर्सेस उन लाइन के अलोंग है उनको कुछ भी नहीं करना है, वो जैसे है वैसे है। जो फोर्सेस उस लाइन के अलोंग है उनको कुछ भी नहीं करना, जैसे है वैसे है। बाकी सारे फोर्सेस को कंपोनेंट में ब्रेक करना होगा उन दो लाइनों के अलोंग, उन दो लाइनों के अलोंग। तो इस सवाल में अगर हम ये सवाल करते तो हम कहते हैं ये T2 की जगह मैं लिख सकता हूं कि यहां पर T2 cos थीटा है। T2 हटाकर, T2 को हटाकर क्या मान सकता हूं कि यहां T2 cos थीटा है और यहां पर T2 sin थीटा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? क्या करना है, जिन भी दो परपेंडिकुलर लाइन को आपने चूज किया है, रूल नहीं है, ऐसा कोई रिचुअल नहीं होता कि इंक्लाइन प्लेन में इंक्लाइन प्लेन के अलोंग करते हैं कंपोनेंट, ऐसा कोई रिचुअल नहीं है। कहीं भी कंपोनेंट कर सकते हैं, कहीं भी दो परपेंडिकुलर लाइनें अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात? तो जो फोर्सेस ऑलरेडी उस लाइन के अलोंग है उनको तो कुछ भी नहीं, जो फोर्सेस अलोंग नहीं है उनको क्या किया हमने, रिजॉल्व कर लिया। इस केस में यहां पे T2 नहीं, T2 ऑलरेडी है और यहां पे हमें दो बार रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब ये आपका कॉमन सेंस डेवलप धीरे धीरे होगा कि यार यही मेथड बढ़िया था, मेहनत कम पड़ रही है। ये मेथड बढ़िया क्यों लगा? क्योंकि इसमें एक ही को रिजॉल्व करना था, इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे दो दो को रिजॉल्व करना पड़ेगा। पक्का मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस ये एंगल अगर थीटा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता है कि ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। एम आई राइट? तो आपने कहा इस mg को पहले रिजॉल्व करते हैं, तो आपने कहा ये हो गया mg cos थीटा। प्लीज चेक करिए, एकदम आसान काम है, mg cos थीटा। और ये क्या हो गया, mg sin थीटा। एम आई राइट? mg sin थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इन दो लाइनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो इन दो के बीच का भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो इनके बीच का एंगल भी कितना होगा, थीटा। क्या आपको दिखा कि ये एंगल थीटा है? नहीं दिख रहा हो तो ऐसे देख लें कि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो बचा हुआ थीटा होगा। पर ये तो याद ही रखिए दो लाइनों वाली बात जो मैं हमेशा करता हूं। अब इस T1 को भी तोड़ना पड़ेगा, T1 को भी हमें तोड़ना पड़ेगा। क्या T1 भी इन दो लाइनों की, ये व्हाइट वाली दो लाइनें हैं, T1 को भी तोड़ना पड़ेगा। तो T1 को तोड़ा तो T1 ने कहा मैं इधर की तरफ हूं T1 cos थीटा, जिधर थीटा होता है उधर cos थीटा, और इधर की तरफ हूं मैं T1 sin थीटा। एम आई राइट? एम आई राइट? बिल्कुल सही। तो ये आपने लिख दिया। अब आपका काम खत्म। अब आपको क्या करना है कि दो दिशाएं जो आपने तोड़ी है, अगर उस दिशा में ये इक्विलिब्रियम में है तो उस दिशा के सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। तो दो दिशाओं में, तो इसमें कौन सी दो दिशाएं, ये वाली दो दिशा, एक दिशा ये है, तो यानी इस दिशा के सारे फोर्स कैंसिल हो रहे होंगे, यानी mg और T2 cos थीटा बराबर होंगे। तो आपकी इक्वेशन पहली आ गई, T2 cos थीटा बराबर mg, T2 cos थीटा बराबर mg। इससे आपका T2 निकल गया, आंसर आ गया mg sec थीटा। T2 का आंसर क्या आ गया, mg बाई cos थीटा, यानी mg sec थीटा। एम आई राइट? So this is how you got the value of T2. Now you have to balance. T2 मिल गया, क्या समझ में आ रहा है? अब हमें इस वाली लाइन को इक्वेशन लिखते हैं। इस वाली लाइन में इक्वेशन क्या लिखी है आपने, T1 is equal to T2 sin थीटा। भले आपको आता हो पर एक बार समझ लीजिए, छोटी छोटी बातें हैं इंपॉर्टेंट। T2 sin थीटा, T2 कितना निकल चुका है, mg sec थीटा। तो T1 की वैल्यू हमने यहां पे निकाली, ये निकाली, तो इसको रखते हैं T1 की वैल्यू को। तो T1 की वैल्यू हमारे पास आ गई mg tan थीटा। दिख रहा है कि आपको, सेक थीटा मतलब हो गया 1 बाई cos थीटा, और साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो गया हमको, mg tan थीटा। वेरी गुड, अगर आपको दिख रहा है अच्छी बात है। T1 is equal to mg tan थीटा आ गया। दिस इज हाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ T2 एंड T1। पक्का? इससे भी सेम ही आंसर आना चाहिए, इससे भी सेम ही आंसर आना चाहिए, तो इससे भी सेम ही आंसर आना चाहिए। तो इस दिशा में फोर्सेस बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, इस दिशा में फोर्सेस बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। उधर बैठ जाइए, बताइए क्या क्या फोर्सेस आएंगे।
ये दिशा है और ये दिशा है, बताइए क्या क्या फोर्स आएंगे। पहले इस दिशा में जल्दी बताइए। T1 cos थीटा किसके बराबर हो गया, mg sin थीटा के। तो क्या इससे T1 आसानी से निकल के आ गया, कितना आ गया T1, mg tan थीटा। क्या वहां पर भी यही आ रहा था T1, ऑब्वियसली सेम ही आंसर आएगा, मेथड से आंसर बदल थोड़ी जाएंगे, आंसर तो सेम ही आना चाहिए। T1 यहाँ पे, वहां T2 जल्दी से निकल गया था, यहाँ T1 जल्दी से निकल गया। अब ये कौन सा सही कौन सा गलत है आपकी मर्जी है, पर वैसे आप अगर चूज करने को मैं दूं तो कौन सा बेटर लग रहा है आपको, पहला वाला, क्योंकि थोड़ी मेहनत कम है, आलसी लोग है ना आप, तो आपको पता है कि आपको पहला वाला ही बेटर लग रहा होगा। क्लियर है क्या मेरी बात। और ऑब्वियसली क्यों मेहनत कर, जबरदस्ती थोड़ी है कि कुदाल लेके जबरदस्ती खेत जोतना स्टार्ट कर दूंगा मैं, काम करना जबरदस्ती मन थोड़ी करेगा, जो आसान काम है वो करेंगे। क्लियर है क्या मेरी बात। क्या सिमिलरली हम T2 के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या आएगी इक्वेशन बट बेटा, T2 बराबर, इधर तो पूरा T2 ही है, T1 sin थीटा प्लस mg cos थीटा, mg cos थीटा। अरे चेक करिए, और T1 हमें मिल चुका है, mg tan थीटा वहां डालेंगे तो T2 निकल आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, अब इतना समझ में आना चाहिए। ये है मेथड 1। मेथड 1 समझ में आया, क्या करना है, अपनी मर्जी से कौन सी एक्स और वाई किधर, दो एक्सिस जो माननी है परपेंडिकुलर किधर माननी होती है, कहीं भी मान ले। क्या मैं इधर मान लू, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, यस मान लीजिए, मेहनत ज्यादा पड़ेगी पर मान सकते हो, मानने में कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मर्जी से। अब तुम अपना, तुम्हें तीनों के कंपोनेंट करने पड़ते हैं, टाइम बर्बाद होता, तुम जितना चाहो उतना कर लो, लेकिन दो परपेंडिकुलर लाइनें अपनी मर्जी से मान सकते हैं। ये मेथड 1 है। मेथड 2, मेथड 2 सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा, इसकी लिमिटेशन है, यानी मेथड 1 इज अ यूनिवर्सल मेथड, हमेशा वही लगेगा, पर मेथड 2 तब लगेगा जब सिर्फ 3 फोर्सेस हो, सिर्फ 3 फोर्सेस हो। अगर आपकी बॉडी पर सिर्फ 3 फोर्सेस हो तभी मेथड 2 लगाएंगे, ताकि इसमें तेजी से आंसर, और तेज आंसर आ जाता है। इस मेथड 2 का नाम है लैमीज थ्योरम, इसका नाम है लैमीज थ्योरम, इस मेथड का नाम है लैमीज थ्योरम। ज्योमेट्री की बात है और कुछ भी नहीं है, पर लैमीज थ्योरम कहते हैं। क्या है, क्या क्या फोर्स लग रहे थे, क्या क्या फोर्स लग रहे थे, हमें याद है आपको सवाल में, एक mg लग रहा था, अरे दिखा, और एक T1 लग रहा था, और एक T2 लग रहा था, इधर याद है। आपको क्या करना है, 3 फोर्सेस वाले जब सवाल हो, ये लैमीज थ्योरम कब लगाएंगे, सिर्फ 3 फोर्सेस। 50,000 फोर्सेस हो तो वाला मेथड तो हमेशा सही है, मेथड 1 इज द यूनिवर्सल मेथड। मेथड 2 कब लगाएंगे, जब 3 फोर्सेस इन्वॉल्व हो। तो यहां T1 था, यहां T2 था, यहां mg था। क्या करेंगे, हर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल देखेंगे, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा। अगर आपको याद हो ये थीटा था, ये एंगल कितना था, थीटा था, तो ये कितना हो गया, 90 प्लस थीटा। अरे चेक करिए, तो ये हो गया 90, ये 90 प्लस थीटा, तो ये एंगल भी लिख ही लोगे, तो कितना आएगा ये एंगल। अबे गरीब, 360 होना चाहिए तीनों का मिला के, इतना तो बेसिक सेंस तो होना चाहिए। ये 90 है, ये 90 प्लस थीटा है, तो 180 प्लस थीटा हो गया, तो ये हो गया 180 माइनस थीटा। तो तीनों का मिलाकर तो 360 ही होगा ना, दो एंगल मिल गए, सारा तीसरा लिखने में कौन सी बड़ी बात है, 360 से घटा दो, तो ये कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। क्या तीनों एंगल्स आपने प्रॉपरली लिख लिए। अब क्या करना है, जो भी फोर्स है और उसके सामने वाला एंगल दिख रहा है क्या आपको, तो आपने लिखा T2 बाई साइन 90, T2 और उसके सामने वाला एंगल बाई साइन 90, दिखा क्या, बराबर T1 बाई, बोलो अब, साइन 180 माइनस थीटा, तो सही है। और अगला T2 अपॉन, क्या mg, सॉरी mg अपॉन mg के ऊपर वाला एंगल, mg के सामने वाला, साइन 90 प्लस थीटा। अरे सही है, साइन 90 प्लस थीटा, ये आपके पास इक्वेशन आ गई पक्का। अब आपको क्या निकालना है, mg तो पता ही है आपको T2 निकालना है, तो आपने इन दोनों को कंपेयर किया, क्या आया हमारे पास, T2 बाई साइन 90 मतलब T2 बाई 1, और साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो T2 आ गया, T2 बाई 1 बराबर mg बाई कॉस थीटा। अरे चेक करिए, T2 बाई 1 बराबर mg बाई कॉस थीटा, T2 कितना निकल के आ गया, mg सेक थीटा, आंसर। अरे चेक करिए, सीधे पहली बार में ही लिख सकते थे, इतनी मेहनत करने की जरूरत थी, मन में भी कर सकते थे, जैसा आपको चाहे, स्पीड आपकी पर्सनल है।
अब इन दोनों को बराबर करके T1 निकल आएगा। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और ये क्या बना था कॉस थीटा, ये कॉस थीटा उधर चला गया, कॉस थीटा उधर चला गया, ये क्या ये साइन थीटा उधर चला गया, क्या बन गया mg tan थीटा। तो T1 की वैल्यू आ गई mg tan थीटा। अरे सही है, तो ये मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो मेथड हैं आपके पास इक्विलिब्रियम के सवालों को डील करने के, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। क्लियर है? एक आध बातें लिख लीजिए। एंड प्लीज टेल मी एवरीबॉडी, डिड यू गेट दीज टू मेथड्स और नॉट? गुड इवनिंग सक्षम दिति। यस राकेश, थैंक यू बेटा। विरान, दोनों मेथड में कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है, ये सिर्फ कब लगेगा? फ्री फोर्सेस, लैमीज थ्योरम कहते हैं इसे, लैमीज थ्योरम कहते हैं। और पहला वाला मेथड बेस्ट है, उसमें वो तो हमेशा ही आंसर देगा। क्लियर है? इसलिए ज्यादातर लोग पहला वाला मेथड कहते कौन पढ़े, पर ये कई बार क्या होता है कि तेजी से आंसर आ जाता है। जैसे अगर थोड़ा सा भी अगर तेज सोचते तो लिख जाता T2 अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू mg अपॉन साइन 90 प्लस थीटा। तुरंत दिमाग में अगर थोड़ा सा मैथ्स दिखता होता तो फटक से सीधे T2 T1 की वैल्यू फटाफट लिख देते, कोई इक्वेशन फिक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इट इज एंटायरली योर चॉइस। माय एम, मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं आपको सारी चीजें बताऊं, सबके प्रोज बताऊं, सबके कॉन्स बताऊं। करना क्या है वो तो एट द एंड आपको ही करना पड़ेगा, वो मैं नहीं बन सकता। आप ही रहेंगे, मैं ही रहूंगा, पर मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, ये मेरी बात है, इंपॉर्टेंट बात। क्लियर है? मेथड 1 भी क्लियर, मेथड 2 भी क्लियर? पक्का? वेरी गुड। चलिए अब आप करिए, इक्विलिब्रियम दिख जाएगा, आप सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, सवाल सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ध्यान से करिएगा। हर सवाल इंपॉर्टेंट है, हर सवाल से कुछ सीखने को मिलेगा। पिछले सवाल से हमें मेथड सीखने को मिला, इस सवाल में देखते हैं क्या सीखने को मिल रहा है। ये मास m लेंथ l की एक रॉड है, मास m लेंथ l की एक रॉड है, पूरी रॉड है मास m की, लेंथ l की, समझ में आ रहा है? और यूनिफॉर्म रॉड है, यानी कि जितनी लंबाई है उसके साथ मटेरियल एक जैसा है। ठीक है? फाइंड आउट टेंशन इन द रॉड, टेंशन इन द रॉड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम लोअर एंड, at x distance from lower end, x distance from lower end, lower end, lower end से x distance पर टेंशन निकालिए, x distance पे lower end से टेंशन निकालिए। अब सुनिए, जब भी कुछ नया सिखाऊंगा पहले फिर आपको सवाल तो दूंगा ही, पर मेरी बात सुनिए। अब आपको ये दिख रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है, रॉड टंगी हुई है तो रुकी होगी इक्विलिब्रियम में। आप इक्विलिब्रियम तो देख लिया आपने, समझ में आ गया नेट फोर्स 0 होते हैं। लेकिन आपको एक बात समझिए, आपको निकालना क्या है? आपको यहां पर कहीं बीच में टेंशन निकालना है, बीच में टेंशन निकालना है। न्यू एफ एक्सटर्नल बराबर 0 कहता है कि बाहरी फोर्स 0 होने चाहिए, ये तो अंदर का फोर्स है, अरे ये तो अंदर का फोर्स है। तो अगर आप कभी भी न्यूटन्स लॉ से पूछने जाएंगे, वो अंदर के फोर्स के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, अंदर के फोर्स के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, सिर्फ किसके बारे में बता सकता है? एक्सटर्नल फोर्सेस से। अब बात यहां पे दिमाग ये उठता है, मेरा ख्याल चलता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल तो मेरा चॉइस है। आपने कहा मेरा चॉइस है, क्या मतलब? अगर मैंने मान लो मैंने किसी ने पूछा, मेरी बात को समझिए, फिजिक्स में सिस्टम उसे कहते हैं जिसको आप देखते हैं, जिसको आप ऑब्जर्व करते हैं, वो सिस्टम है। किसी ने मुझसे पूछा कि इस ज्वाइंट ने इस आर्म पर कितना फोर्स लगाया, तो न्यूटन्स लॉ में अगर आप पूरे एनएमएस सर को इकट्ठे देखोगे तो न्यूटन्स लॉ कहेगा मेरे पास कोई आंसर नहीं है क्योंकि ये इंटरनल फोर्स है। लेकिन अगर तुमने सिर्फ मेरे हाथ को देखा, आपने कहा ये है सिस्टम, ये है सिस्टम, सिर्फ हाथ ही सिस्टम है, तो क्या ये वाला फोर्स बाहरी फोर्स हो गया? अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब भी कभी कोई इंटरनल फोर्स पूछे, कभी लाइफ में कहीं पर, किसी जमाने में कहीं पर, पता नहीं कहां पूछेगा, मुझे भी नहीं पता, तो आपको यह याद रखना है कि न्यूटन्स लॉ इंटरनल फोर्स का आंसर तो नहीं दे सकता, तो हमें उस फोर्स को एक्सटर्नल बनाना पड़ेगा, उस फोर्स को एक्सटर्नल बनाना पड़ेगा। एक्सटर्नल बनाने के लिए आपने कहा कि मैं यहां से एक्स डिस्टेंस जो आपने पूछा है, इस पार्ट को, किसी एक तरफ का, क्या ऊपर का इस एक्स पार्ट को, ये जिसकी लेंथ एक्स है, इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं।
मैं इसको देखा, ये रुका, क्या ये वाला टुकड़ा भी रुका हुआ है? ये लाल वाला हमने किसी को भी देख सकते हैं, ये थोड़ी होता है जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, आप किसी को भी देख सकते हैं। इस लाल टुकड़े को देख रहे हैं, तो ये लाल टुकड़े को हमने देखा, ये लाल टुकड़ा है, क्या ये रुका हुआ है? क्या ये रुका हुआ है? क्या क्या फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर? एक तो इसका वेट, और एक ऊपर की रॉड उसको टेंशन लगा रही होगी। इसका वेट निकालने के लिए इसका मास पता होना चाहिए। मास किसका पता है हमें? पूरी रॉड का, पर यूनिटरी मेथड तो आता है हमें। एल लेंथ का मास m है, तो एक लेंथ का मास m/l होगा, तो x लेंथ का मास m/l इंटू एक्स होगा। इसका मतलब है इसका एफबीडी अगर मैं बनाऊंगा तो इसके एफबीडी में एक फोर्स आएगा नीचे की तरफ, वे मास mx/l। आई होप ये समझ में आना चाहिए अब आपको, इंटू जी। और एक फोर्स क्या आएगा? टेंशन। क्या ये ऑलरेडी रुका हुआ है? अब इसमें फोर्स से तो एक ही दिशा में है, तो हमें वो काम करने की भी जरूरत नहीं है कि एक्स और वाई माने, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक ही लाइन में ही है। अरे दो लाइनें होती तब कंफ्यूजन होता, या तो एक ही लाइन में ऑलरेडी है। अरे क्लियर है? तो क्या होगा? नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो टेंशन कितना आ गया? mxg/l। आंसर टेंशन आ गया, mxg/l इज द आंसर। क्या सीखा आपने? जब भी कभी किसी सवाल में इंटरनल फोर्स पूछे तो उसे एक्सटर्नल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे इंटरनल को एक्सटर्नल? जहां पे पूछा है उसके एक तरफ के हिस्से को देख लो। नीचे वाले को देखना है, नीचे वाले को देख लो, ऊपर वाले को देखना है, ऊपर वाले को देख लो, तो क्या वो फोर्स बाहरी फोर्स हो जाएगा? कभी भी इंटरनल फोर्स नहीं पता चल सकते, तो इंटरनल को एक्सटर्नल बनाना ही पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। राकेश? यस यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी लग रहा है कि जब एग्जांपल्स ले रहा हूं कि बहुत छोटी बात है, पर इस बात को पकड़िए, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे आ जाएंगे जिसमें गड़बड़ हो जाएगी आपसे। क्लियर है? अगला सवाल, अगला सवाल ध्यान से। डायग्राम क्या है? एक वेज है जिसका मास m है, उसके इधर एक स्प्रिंग लगी हुई है, उसके इधर एक स्प्रिंग लगी हुई है। इस पे जाके 2m का मास मैंने यहां पे रख दिया, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, अभी मैंने पढ़ा भी नहीं है फ्रिक्शन। ये फंस गया, यानी कि कुछ चल नहीं पा रहा है। क्लियर है क्या मेरी बात? कुछ चल नहीं पा रहा है। फाइंड आउट स्प्रिंग फोर्स नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड। ये अब स्टैंडर्ड सवाल हो गया। नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड, नॉर्मल फ्रॉम वॉल और नॉर्मल बिटवीन रॉड एंड वेज। 3 नॉर्मल दिख रहे होंगे वैसे तो मैंने, रॉड एंड वेज ये सब पूछ दिया इसने। ठीक है, क्या ये सब रुके हुए हैं? तो यानी कि इनका एफबीडी बना के फोर्स बैलेंस करना पड़ेगा। बताइए क्या किसका एफबीडी बनाए? 2m का बना ले, 2m का एफबीडी। आराम आराम से करिए। 2m का एफबीडी क्या क्या फोर्स है? एक तो वेट हो गया 2mg, एक इधर से नॉर्मल आ गया n1, और एक कहां से नॉर्मल आएगा? वेज से। वो किधर आएगा? तिरछा आएगा। नॉर्मल आ गया तिरछा, इधर की तरफ एक नॉर्मल आ गया। किस एंगल पर? वर्टिकल से कितना एंगल होगा? थीटा। याद है ना? ये थीटा। पक्का? अब आप कौन, ये हमने एफबीडी बना दिया। अब कौन सी 2 दिशाएं चूज करने का मन कर रहा है आपका? अब आपकी फ्रीडम है, कौन सी 2 दिशाएं चूज करें? ऐसे और ऐसे कर लें,
अरे इन दोनों को एक को तोड़ना पड़ेगा। कौन सी दो दिशाएं चूज कर सकते हैं? कोई भी कर सकते हैं, आपको पता है। तो आपने कहा मैंने सर ये दो दिशाएं चूज करी, मैंने कौन सी? आपने कहा ये वाली और ये वाली। अब थोड़ा तेज काम कर लेंगे, अब लिखने की जरूरत नहीं है, अब थोड़ा तेज काम कर लेंगे। अरे थोड़ा थोड़ा तेज भी तो करेंगे ना, वहीं रह जाएंगे नहीं तो। क्या इधर नीचे कितना लग रहा है? 2mg। ऊपर क्या लग रहा है? n cos थीटा। अरे अब तो आप लिखे, कौन टाइम पर बात करेगा? आप अपना थोड़ा एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं ना। तो n के हमें दिखने मन में दिख गया कि आपको n के दो कंपोनेंट n cos थीटा और n sin थीटा। अरे पक्का? तो ये n1 है, ये n है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई? पहली n cos थीटा बराबर 2mg, तो n की वैल्यू आ गई 2mg sec थीटा। एक सवाल का आंसर यही था शायद, अरे यही था एक, दोनों ये पूछा ना नॉर्मल बिटवीन, यही पूछा है, तो ये पहला आंसर हो गया। n cos थीटा बराबर 2mg आ गया। दूसरी इक्वेशन क्या है? n1 इज इक्वल टू n sin थीटा। अरे दिख रहा है? तो n1 की वैल्यू आ गई n sin थीटा। n sin थीटा, n sin थीटा डालेंगे, n की वैल्यू पता है। अरे n1 बराबर, थोड़ा तेज भी तो करेंगे, n1 बराबर n sin थीटा, n की वैल्यू 2mg sec थीटा है, 2mg बाई cos थीटा है, इंटू sin थीटा को और मल्टीप्लाई किया, पिछले बार जैसा ही है, 2mg tan थीटा। बहुत बढ़िया। तो n1 की वैल्यू भी निकल के आ गई, क्या आ गई? 2mg tan थीटा। n1 भी मिल गया, तो ये दूसरा आंसर भी आ गया, दो आंसर आ गया। अब किसका एफबीडी बनाए? वेज का। बचा ही वही है, वेज का एफबीडी बनाते हैं, वेज का एफबीडी बनाए। अरे चेक करिए वेज का एफबीडी, वेज का एफबीडी कैसे? वेज पे क्या क्या फोर्स है बताइए। ये वेज बना दिया, एक हो गया इसका वेट mg, एक जमीन से नॉर्मल n2, क्योंकि n और n1 तो सिंबल यूज कर चुके हैं, n2 यहां से n, अरे n ही था इसका सिंबल, ये एंगल थीटा, यहां से स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग दबी होगी, फील आ रहा है क्या? इसको लगाओगे तो स्प्रिंग दब गई होगी। अरे यहां कोई चीज डालेगी तो इधर जाएगा ब्लॉक, तो स्प्रिंग क्या होगी? दब जाएगी। अगर आपने उधर भी मान लिया स्प्रिंग फोर्स तो अपने आप निगेटिव आ जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। स्प्रिंग दबी है तो क्या करेगी? पुश। दबी स्प्रिंग क्या करती है? पुश। तो पुश करेगी, तो इधर से आ गया Fs, इधर से आ गया Fs। कौन सी दो लाइनों में तोड़ने का मन कर रहा है आपका? यही। अरे ये दो फोर्स इधर काम हो गया, इधर हो गया, ऐसे इसको तोड़ना पड़ेगा। अरे यही वाली लाइन तोड़ने का मन आपकी मर्जी है, आप सवाल को मुश्किल बना सकते हो, आसान बना सकते हो, पर आपको दिख रहा है कि ये दो, ये दिशा और ये दिशा आसान है, पक्का? तो अब देखते हैं इस दिशा में, हॉरिजॉन्टल में, बताइए। इधर से हो गया Fs n sin थीटा, n sin थीटा दिख रहा है क्या आपको? तो आपने क्या इक्वेशन लिखी? Fs बराबर n sin थीटा। n हम निकाल चुके हैं, ये n हम निकाल चुके हैं, तो Fs की वैल्यू कितनी आ गई? 2mg tan थीटा। Fs की वैल्यू आ गई 2mg tan थीटा। उसके बाद क्या बचा है? n2, वर्टिकल दिशा में क्या क्या फोर्स है? नीचे की तरफ mg प्लस n cos थीटा, अरे n cos थीटा भी नीचे है, बराबर n2, तो क्या n पता है हमें, तो वी कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑल्सो। एकदम घटिया सवाल है, आराम से इक्विलिब्रियम के सवाल कर सकते हैं, याद रखना चाहिए कैसे करना है। आई होप इट इज क्लियर। पक्का इक्विलिब्रियम के सवाल समझ में आने चाहिए, इक्विलिब्रियम के सवाल समझ में आने चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं मेन बात, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा ध्यान समझते हैं। फर्स्ट लॉ समझ में आ जाना चाहिए, थर्ड लॉ समझ में आना चाहिए, सेकेंड लॉ पे हम आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले न्यूटन ने मीटिंग बुलाई अपने साइंटिस्टों की और उन्होंने कहा कि मैंने एक नया लॉ बनाया है। लोगों ने कहा क्या लॉ बनाया है साहब? पहली बात उसने कहा, आप में से कितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं जिनको लॉ ऑफ इनर्शिया सही लगता है? तो उसने कहा लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था, याद है? भूल गए? फर्स्ट लॉ क्या था? कोई चीज रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे, कोई फोर्स ना लगे।
तो लोगों ने कहा हाँ भाई हमें तो सही लगता है, हमें तो सही लगता है। जिन्होंने कहा हमें सही लगता है, उनमें से पढ़े लिखे लोग भी थे वहां, साइंस न्यूटन की पार्टी में आए हुए थे। न्यूटन की पार्टी में एक बंदा बोला कि चलते हुए बोला कि साहब ये कुर्सी देखिए, कुर्सी पे नेट फोर्स कितना है? उसने कहा 0। उसने उसका हाथ पकड़ा न्यूटन का, चला दिया, देखो पीछे जा रही है, देखो पीछे जा रही है, बिना फोर्स के पीछे चली गई। पहले रुकी थी, उसने कहा तुम्हें तो पीछे जाती दिखी ना। तो उसने कहा अच्छा। तो मैंने कहा, न्यूटन ने कहा फिर तुम अगर चलते हुए देखोगे तुम्हारे लॉ नहीं बताऊंगा। न्यूटन ने कहा कि मैं अपना लॉ सिर्फ उन लोगों के लिए बताने जा रहा हूं जिनको न्यूटन का पहला नियम सत्य लगे। क्या मेरी बात समझ आ रही, क्या बोल रहा हूं? अगर तुम्हें दिखाई, जहां से भी तुम देख रहे हो, अगर तुम्हें ऐसा दिखता है कि रुकी चीज रुकी रहती है, चलती चीज चलती रहती है, जब तक उस पर फोर्स नहीं लगता है, जब तक तुम ऐसे आदमी हो तब तक मेरा लॉ तुम्हारे लिए है, अदरवाइज मेरा लॉ तुम्हारे लिए नहीं है। यानी तुम सबको अगर दिख रहा है कुर्सी यहां पड़ी हुई है और पड़ी रहेगी जीवन भर तक, जब तक इस पे फोर्स ना लगे। तुम्हें लगता है हमें तो बैठे बैठे यही दिखता है, तो हां बैठे बैठे तुम्हारे लिए न्यूटन लॉ सही है। पर तुम उठ के खड़े हुए चलने लगे उधर, तुमने कहा कि रिलेटिव मोशन के हिसाब से ये कुर्सी पीछे जा रही है, तो मैंने कहा तुम्हारे लिए न्यूटन लॉ सही नहीं है, क्योंकि तुम्हें बिना फोर्स के चला दिया तुमने। तो मैं अपना लॉ सिर्फ उन लोगों के लिए देने जा रहा हूं जिनको लॉ ऑफ इनर्शिया सही लगता है। जिनको नहीं लगता है वो भाड़ में जाए, उनके लिए लॉ नहीं है। मेरी बात समझ में आई? न्यूटन ने अपना लॉ दिया कि मैं अपना लॉ उनके लिए देने जा रहा हूं जिनको लॉ ऑफ इनर्शिया सही लगता है। फ्रेम कहते हैं, फ्रेम हमेशा कहते हैं अंग्रेजी में जहां से देखा जा रहा है। तो न्यूटन ने कहा कि मेरा लॉ उनके लिए सही है जिनके लिए लॉ ऑफ इनर्शिया सही है। तो उन्होंने कहा ऐसे ऑब्जर्वर को मैं कहूंगा इनर्शियल फ्रेम। लॉ ऑफ इनर्शिया से इनर्शियल उठाया, फ्रेम मतलब जहां से देखते हैं, तो उन्होंने बोल दिया इनको कहूंगा मैं इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम की परिभाषा क्या है? जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया सही लगे, जिस आदमी को लॉ ऑफ इनर्शिया सही लगे उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। पक्का? जैसे एक ब्लॉक यहां रखा था, एक ब्लॉक यहां रखा था, आप यहां खड़े होकर देख रहे हो, आपका नाम है O1। मैं यहां लिफ्ट में हूं, मैं अभी लिफ्ट में खड़ा ही था और मैं ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करने लगा, मेरा नाम है O2। ठीक है? आपने अब इस ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 था, पक्का? आपको भी नेट फोर्स है, mg नॉर्मल बैलेंस है। अरे चेक करिए, आपसे पूछा, उसने कहा सर ये नेट फोर्स इस पे 0 है और ये रुका हुआ है। मैंने देखा और मुझे लगता है कि जीवन भर रुका ही रहेगा, मेरे को फील आ रहा है। अरे समझ में आ रहा है? मैंने कहा, न्यूटन ने कहा तेरे लिए लॉ है। इसने कहा कि भैया इस पे नेट फोर्स 0 है और ये लगातार नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि उसको लगा मैं तो चलता नहीं हूं, ऑब्जर्वर नेवर मूव्स। ऑब्जर्वर को लगता है वो कभी नहीं चलता, दुनिया चलती है। ये बात रिलेटिव मोशन में क्लियरली बोली है कि ऑब्जर्वर नेवर मूव्स, ऑब्जर्वर को कभी नहीं लगता कि वो चलता है। ट्रेन वाला एग्जांपल, ट्रेन में आप बैठी हैं और कोटा आने वाला है, तो आप क्या बोलेंगे बैल वाले को उठा के, भैया कोटा आ गया क्या? कोटा आ रहा था तुम्हारे पास, और तुम्हें बोलती यही हो ना कि कोटा आ गया क्या भैया, भैया कोटा आ गया क्या? और बाहर स्टेशन में तुम्हारे को कोई लेने आया है, वो क्या बोल रहा है, ट्रेन आ गई क्या? दोनों सेम चीज की बात कर रहे हैं। वो बोल रहा है ट्रेन आ गई, तुम बोल रही कोटा आ गया। तो ऑब्जर्वर को कभी नहीं लगता कि वो चलता है, तो इसको लगा मैं तो चल नहीं रहा हूं, ये नीचे की तरफ धसे जा रहा है बिना फोर्स के। अरे समझ में आ रहा है? तो न्यूटन ने कहा तेरे लिए लॉ सही नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो लिखिए पहली बात, न्यूटन ने कहा ओके राकेश, मैं फिर से बता रहा, न्यूटन ने कहा इफ यू फाइंड लॉ ऑफ इनर्शिया इज राइट, लॉ ऑफ इनर्शिया किसको राइट दिख रहा है? जिसको ऐसा लगे कि बिना फोर्स के कोई चीज नहीं चल सकती, जिसको ऐसा लग रहा हो, जिसको लग रहा हो कि बिना फोर्स के चीजें नहीं चल सकती। इस आदमी को लग रहा है इस पे फोर्स नहीं है और ये रुका है, रुका ही रहेगा। इस आदमी को फोर्स तो नहीं है इसके ऊपर, पर इस आदमी को लग रहा है कि यार ये तो नीचे जा रहा है बिना फोर्स के। पक्का? जैसे तुम्हें लगा कुर्सी यहां पे पड़ी हुई है, मैंने कहा इस पे फोर्स नहीं है, पर मैं चल दिया तो मैंने कहा देखो पीछे जा रही, मुझे लगेगा पीछे जाने लगी। अरे समझ में आ रहा है? मेरे को क्या लगा, पीछे जाने लगी, मैंने बिना फोर्स के पीछे भेज दी।
तो जब मैं ऐसे चलते चलते इस लॉ को लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे चलते चलते मेरे लिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ गलत हो गया। अरे समझ में आया मेरी बात? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ गलत हो गया तो न्यूटन का सेकंड लॉ भी गलत हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जिसको न्यूटन का फर्स्ट लॉ सही दिखे, न्यूटन ने कहा मैं उनके लिए ही अपना सेकंड लॉ दे रहा हूं। ठीक है, ये एकदम टेक्निकल बात हो गई। तो मैं अभी हम आसान बात में भाषा की बात कर लेंगे, जमीन से सब न्यूटन लॉ सही है, सिंपल सी कहानी हमारे सवालों के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? पर असली बात जिसने कहा जिसको दिखे साला न्यूटन का लॉ सही, फर्स्ट इनर लॉ ऑफ इनर्शिया सही दिखे, उसी के लिए मैं अपना सेकंड लॉ देने वाला हूं। क्या मेरी बात समझ में आई? ये बात न्यूटन समझा रहे थे, लोगों को लगा कि हम सभी को दिखता है यार, बैठे बैठे हम समझ गए, सारी बातें समझ रहे हैं, तो लोगों ने कहा ठीक है हमें समझ में आ रहा है। ये बात आपकी समझ में आ रही है? लिखते हैं, क्या लिखा हमने, क्या लिखा? हाँ, क्या लिखा फिर से स्टार्टिंग में? न्यूटन ने कहा इफ यू फाइंड लॉ ऑफ इनर्शिया राइट, देन you are known as inertial frame of reference। आपको inertial frame of reference कहा जाएगा। नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेंगे तो आप कहोगे कि इन्होंने क्या बोला कि अगर मैं कांस्टेंट, देखो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मैं चलूंगा तो मुझे ये कांस्टेंट वेलोसिटी पीछे चलती हुई दिखाई देगी, तो लॉ ऑफ इनर्शिया तो इसके लिए वैलिड हो ही रहा है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है। लेकिन अगर मैं एक्सेलरेट कर जाऊंगा तब ना लॉ ऑफ इनर्शिया फेल होगा। अरे लॉ ऑफ इनर्शिया भूल गए क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता था कि अगर कोई चीज रुकी हुई है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो चलती रहेगी बिना फोर्स के। तो अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ने लगा तो मुझे क्या दिखाई देगा? ये कांस्टेंट वेलोसिटी पीछे जा रही है, तो मुझे लगेगा हाँ नेट फोर्स 0 भी है, कांस्टेंट वेलोसिटी पीछे जा रही है, तो मैं इनर्शियल फ्रेम हो जाऊंगा। क्लियर है? लिखिए, समझ में आया? दिस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पक्का? ऑन अर्थ the acceleration of any point due to revolution around sun is almost 6 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 6 meter per second square, and due to rotation it is order of 10 to the power minus 3 meter per second square। ठीक है, तो हमें वो फील नहीं होता। क्लियर है क्या मेरी बात? हमें अर्थ का खुद का अर्थ, भाई अर्थ सन के साथ चक्कर लगा रही है ना, और साथ साथ घूम भी रही है, तो इन सब के कारण अर्थ के किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन इतना इतना होता है, बहुत चिन्ना सा दिख रहा होगा आपको, 10 to the power -6, 10 to the power -3, बहुत कम होता है। क्लियर है क्या मेरी बात? क्लियर है? सो फॉर अस अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमें अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिखाई देती है। अर्थ हमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिखाई देती है क्योंकि उसका खुद का एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल है। अर्थ हमें कैसे देती है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो पर रियलिटी में कोई कहेगा नहीं थोड़ा सा तो है एक्सेलरेशन, तुम भी तो एक्सेलरेट कर रहे हो, तो तुम्हें भी कोई चीजें पीछे जाती दिखाएंगी बिना फोर्स के। जैसे लिफ्ट वाला एक्सेलरेट कर रहा था तो उसको बिना फोर्स के नीचे जाते दिखाई दे रहा था। हम भी एक्सेलरेट अर्थ पे करके कर रहे हैं, तो कोई चीज हम अर्थ के बाहर की देखेंगे तो हमें लगेगा बिना उस पर फोर्स लगे भी हमें लगेगा पीछे जा रही है। अरे हम आगे बढ़ गए तो हमें लगेगा वो पीछे जा रही है, पर अर्थ के एक्सेलरेशन को नेग्लेक्ट करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? पर रियलिटी में हमें कोई पता ही नहीं है कि ऐसी कोई जगह जहां पर जो खुद एक्सेलरेट कर रही है या नहीं कर रही है, हमें पता ही नहीं चल पाएगा। बट इन रियलिटी देयर इज नो इनर्शियल फ्रेम। बट इन रियलिटी देयर इज नो इनर्शियल फ्रेम। सिर्फ थ्योरेटिकल सवाल के लिए इतनी जानकारी आपको जरूरत है, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा आपको इस बात को मुझे और अच्छे से ज्ञान देने में।
अगर आपको चाहिए ज्ञान तो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है मेरा, सिर्फ इनर्शियल फ्रेम पर 50 मिनट का, पर हम उसमें घुसेंगे तो दिमाग खराब होगा, आपका भी कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं। क्या बोला मैंने बात समझ में? अर्थ हमारे लिए क्या है? अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम है, पक्का? यानी हमारे लिए अर्थ से न्यूटन का सेकंड लॉ सही है, अर्थ से न्यूटन का सेकंड लॉ सही है। लिखिए, इफ वी सी एनी ऑब्जर्वर, we see any observer which is accelerating as seen from earth. If we see any observer which is accelerating as seen from earth, that observer is called non-inertial observer. That observer is called non-inertial observer. पक्का? तो आप तो सवाल लगाएंगे तो बैठे बैठे ही लगाओगे, दौड़ते तो लगाओगे नहीं। आपको सवाल में अपने हिसाब से जो दिखाई दे, जो आपको अपने हिसाब से दिखे, ये तो रुका देख रहा है, तो आप कहोगे ये इनर्शियल है। आप अगर देखोगे इस सवाल में तो O1 क्या करेगा? आपको दिखा हुआ रुका हुआ, और O2 क्या करता हुआ दिखाई देगा? ऊपर एक्सेलरेट करता हुआ, तो आप कहोगे O2 नॉन इनर्शियल है और O1 इनर्शियल है। इस डायग्राम को बना ले, तो O2 नॉन इनर्शियल है और O1 इनर्शियल है। और मान लो अगर ये O3 है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, v कांस्टेंट है इसका, तो ये भी इनर्शियल है। आपको कब कोई नॉन इनर्शियल दिखाई देगा? जब वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट करता हुआ दिखाई दे, तो आप कहेंगे कि वो नॉन इनर्शियल है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन में दिखे तो आप कहेंगे वो नॉन इनर्शियल। पक्का? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट। अब न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट बताते हैं। न्यूटन के जमाने तक, आज यानी कि 1960 50 से पहले तक, 40 से पहले तक की जो फिजिक्स थी, जो साइंस थी, उसका फंडामेंटल सोचने का एक जैसा था। सोचने का फंडामेंटल एक जैसा था मतलब कॉजल फिलॉसफी थी। क्या मतलब कहना चाह रहा हूं? कि कोई चीज हो रही है तो हमेशा हम सोचते थे क्यों हो रही है, हमेशा उसका रीजन हम सोचते थे कि ये है उसका कारण, ये उसका इफेक्ट है। तो यानी हम हमेशा कॉज और इफेक्ट की बात किया करते थे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कि ये कॉज है, ये इफेक्ट है। हमेशा हमारा सोचने का तरीका, आपका भी अभी भी वही है। पर जो क्वांटम फिजिक्स वाली जनता है वो कॉजल फिलॉसफी पे बात नहीं करती। अब वो कहती हो रहा है, बस कारण वारण मत पूछो। पर उससे पहले तक की जो फिलॉसफी हमारे साइंस में थी, वो हमारा दिमाग, जिसको इंटेलेक्चुअल कहते हैं, कि हम सोचते हैं कि हर चीज का कारण ढूंढे। तो उस जमाने तक 1950 तक के साइंस के लोग भी ऐसे ही सोचा करते थे कि हर चीज का कारण होना चाहिए। अब कारण नहीं, ऐसा पाया गया है, बस होता है। समझ में आ रहा है? तो हम तो वही, हमारी दिमाग वैसे ही काम करता है। साइंटिफिक माइंडसेट हमारे लिए वही है। कुछ भी हो रहा है तो हम सोचते हैं कि क्यों हो रहा होगा। क्लियर है? लिखिए, इट इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशन। इट इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशन। न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो है कॉज इफेक्ट रिलेशन। कॉज इफेक्ट रिलेशन। कॉज मतलब क्या कारण था, इफेक्ट मतलब क्या हुआ। कॉज यहां पर हो गया एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स जो लग रहे हैं वो कॉज हो गए। किसी भी पार्टिकल पे जो कॉज है वो क्या हो गए, जो उस पर फोर्स लग रहे हैं वो कॉज हो गए। और इफेक्ट जो हो गया वो उसका एक्सिलरेशन हो गया, वो उसका एक्सिलरेशन हो गया। एक्सिलरेशन मतलब वेलोसिटी का बदलना हो गया। इफेक्ट हो गया वेलोसिटी का बदलना। वेलोसिटी का बदलना इफेक्ट है और फोर्स को हमने कहा कॉज। क्लियर है? न्यूटन ने क्या कहा? फॉर अ गिवन पार्टिकल, फॉर अ गिवन पार्टिकल, फॉर अ गिवन पार्टिकल
किसी भी चीज को जिसको आप देख रहे हैं बेटा, फॉर अ गिवन पार्टिकल, हमेशा नहीं, कॉज विल बी प्रोपोर्शनल टू इफेक्ट, कॉज विल बी प्रोपोर्शनल टू इफेक्ट। ठीक है, पक्का? जैसे कॉज हो गया आपका पढ़ाई करना, इफेक्ट हो गया आपको चीजें समझ में आने लगी। तो आपके लिए फिक्स्ड है कि आप इतनी मेहनत करेंगी तो इतना इफेक्ट आएगा। इनके लिए हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा हो या कम हो, कि कम मेहनत में ज्यादा इफेक्ट आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो सब आदमी का अलग अलग है। तो हमने कहा किसी गिवन आदमी के लिए, किसी गिवन पार्टिकल के लिए उसको जितना उस पर कॉज किया जाएगा उतना ही उसका इफेक्ट आए। कॉज दुगना करेगा, आप मेहनत दुगनी करेंगी तो आपका इंप्रूवमेंट दुगना हो रहा होगा। पर हो सकता है कि आप जितनी मेहनत दुगनी कर रही है उसके ये आधी करके उस सेम इंप्रूवमेंट आ जाए। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो किसी गिवन पार्टिकल के लिए हम कह रहे हैं कि जितना कॉज होगा उतना ज्यादा इफेक्ट होगा। यानी हम क्या कह रहे हैं? फॉर गिवन पार्टिकल F external is proportional to A. F external proportional to A. F external और A proportional होंगे एक दूसरे के। पक्का? जितना ज्यादा गिवन पार्टिकल के लिए F लगाओगे उसका एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होता जाएगा। ठीक है? टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन वी इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट। हमने कहा इट्स कांस्टेंट F external is equal to MA. ठीक है? M is a constant for a given particle. M is a constant for a given particle. And it is property of the particle. ये प्रॉपर्टी है पार्टिकल की। इस प्रॉपर्टी किसकी है? पार्टिकल की। क्योंकि अलग अलग पार्टिकल के लिए m अलग अलग आएगा। ये किसकी प्रॉपर्टी है? पार्टिकल की। पक्का? इट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल। इसका नाम है, पुराना जमाने का नाम है इसका, इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल। और इनर्शियल मास और मास। पार्टिकल की इस प्रॉपर्टी का नाम है इनर्शिया या इनर्शियल मास या मास। इसके अलावा कोई परिभाषा में बोले, कोई बोले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मास, तो मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कॉजेज इनर्शिया। इन न्यूटन सेकेंड लॉ दैट इंटीग्रेशन दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज मास। ज्यादा ज्ञानी, क्योंकि मास की फील हमें है, भले आपको मास का फील है क्या? आपको जो फील आता है अपने मास का, वो मास का नहीं, वो वेट का आता है। अगर आप स्पेस में चले जाएंगे तो आपको फील ही नहीं आएगा कि आपका कोई मास भी है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मास जो है वो एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, प्रॉपर्टी है बॉडी की, पार्टिकल की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पार्टिकल की प्रॉपर्टी है एम। क्या यूनिट हुआ इसका? न्यूटन पर, ये इसका यूनिट हो गया केजी, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका न्यूटन। क्लियर है क्या मेरी बात? गुड। ये न्यूटन ने अपना लॉ दिया, ये न्यूटन ने अपना लॉ दिया, एफ एक्सटर्नल बराबर एम ए। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, एफ एक्सटर्नल बराबर एम ए। ठीक है? अब न्यूटन ने कहा, ये इनर्शियल लोगों को समझाऊंगा पागल हो जाएंगे, तो उसने कहा कि भैया एफ बराबर एम ए दे दिया, मार्केट में एफ बराबर एम ए दे दिया। ज्यादा समझाया नहीं, उसे समझाया तो बहुत दिमाग खराब हो गया लोगों का, समझ में नहीं आता क्या करे, कब लगाए कब न लगाए। उसे हमेशा लगाओ यार, खड़े खड़े। मैंने क्या कहा? उसने एफ बराबर एम ए हमेशा लगाओ। तो न्यूटन ने अपना लॉ दिया एफ बराबर एम ए। अब सुनिएगा कहानी। उसी जमाने में न्यूटन ने जब अपना लॉ दिया एफ बराबर एम ए, तो मैं और मेरा एक दोस्त वहीं उसी जमाने में रहा करते थे, एक गांव में। ठीक है? हम दोनों बहुत बड़े साइंस एंथुसियास्ट थे। हम लोग को एक्सपेरिमेंट करना, चीजें देखना, हम लोग को बहुत मजा आता था। बहुत ध्यान से समझिएगा ये बात। एफ बराबर एम ए, मेरी बात समझ में आ रही है? हमें पता चला कि न्यूटन ने आज एक लॉ दिया, न्यूटन ने कुछ दिन पहले हमारे पास ही पहुंची खबर कि न्यूटन ने लॉ दिया है, उससे हम बता सकते हैं कि फोर्स लगा के कितनी तेज जाएगी, क्या जाएगी, सब बता सकते हैं बिना देखे कि जा रही है कि नहीं जा रही है। एफ बराबर एम ए न्यूटन लॉ ने लॉ दिया है। तो मैंने और मेरे दोस्त ने कहा चलो इस न्यूटन के लॉ को वेरीफाई करते हैं।
क्या कहा हमने? हमें ये नहीं पता था कि न्यूटन ने ये सब इनर्शियल फिनर्शियल की बात की है। हमने कहा कि चलो इस न्यूटन के लॉ को वेरीफाई करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया, मैंने एक ब्लॉक लिया 3 केजी का और उस पर 6 न्यूटन का फोर्स लगाया, 6 न्यूटन का फोर्स लगाया। फिर ये मैं हूं, ये हूं मैं, बहुत ध्यान सुनना, ये मैं हूं, ठीक है। और मेरा एक दोस्त है, उसकी एक आदत थी, वो कभी भी काट से नीचे नहीं उतरता था, काट में ही रहता था जीवन भर। ये मेरा दोस्त है, लेट से उसका नाम है चंपूलाल। मेरा दोस्त है ये चंपू। ये इधर की तरफ जा रहा था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये सब कहता मैं यहीं से दुनिया को देखूंगा। अरे दुनिया, तुमने कहा भाई फिजिक्स आप क्यों पढ़ते हैं? फिजिक्स आप पढ़ते हो कि जो मैं देख रहा हूं प्लीज उसे एक्सप्लेन करो। आपसे कोई कहे कि तुम गलत देख रहे हो, असली बात यह है, तो तुम्हें वो फिजिक्स पसंद नहीं आएगी। तुम्हें कोई कहे कि मैंने कहा कि मैंने कहा ये लाइट तुम्हारे पास आ रही है सर, आप इसलिए दिख रहा है, मैंने कहा ये लाइट नहीं है, ये कुछ और है, कुछ फालतू बात बोल दी मैंने, तुम्हें दिख नहीं रहा है। तो तुम कहोगे ये क्या बकवास, तुम कहोगे मैं कहूंगा ये कैमरा नहीं है, तुम्हें लग रहा है कैमरा है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं कैमरा है, तुम कहोगे क्या बकवास कर, जो मुझे दिख रहा है प्लीज मुझे वो समझाओ। तो ये लोग क्या थे, ये लोग हमें चंपूलाल और उसका परिवार हमेशा काट में ही घूमते रहते थे, ये कभी रुके ही नहीं है। तो कहते हैं हम तो भैया यहीं से देखेंगे, जो हम देख रहे हैं हमें समझाओ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हम लोग जमीन पर रहकर अपना देखते थे, दुनियादारी देखते थे, पर हम दोनों दोस्त थे, फोन से हमारी बात होती रहती थी, ठीक है। मैंने अपनी डायरी बनाई, न्यूटन के लॉ को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, एफ बराबर एम में मैं एफ नापूंगा, एम नापूंगा, ए नापूंगा, और फिर देखूंगा कि मल्टीप्लाई करके सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। न्यूटन के लॉ से ही थोड़ी निकाल लूंगा, फिर वेरीफाई कैसे करूंगा? अरे समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो मैंने अपनी डायरी बनाई, मैंने लिखा, मैंने देखा, मैंने नापा, एफ की वैल्यू मैंने नापी 6 आई, मास नापा मैंने 3 केजी आया। फिर मैंने इसका एक्सेलरेशन नापा, कैसे नापा होगा, इसको चल चल के चला होगा तो देखा होगा कितनी दूरी चला है, एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर लगा करके नापा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 आई। मैं बता रहा हूं आपको, मैंने कहा यार एफ बराबर एम ए, मैंने लगाया 6 बराबर 3, ये तो मैंने नापी हुई चीजें हैं, भले मैं यहीं से निकाल के बोल रहा हूं, पर मेरे असली दुनिया में मैंने नापी थी, समझ में आ रहा है? तो मैंने कहा 6 बराबर 3 इंटू 2, न्यूटन का लॉ सही है, न्यूटन की जिंदाबाद, न्यूटन का लॉ सही है। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा मजा ही आ गया। मैं पहले निकालता एक्सेलरेशन, उसको चल के देख कर कैलकुलेट करके, यहां तो न्यूटन के लॉ से मैं तो सीधे एफ बाई एम करूंगा, सीधे यहीं खड़े खड़े। और न्यूटन ने तो पहले मुझे एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, इसको चलते हुए देखता, फिर नापता कि टी टाइम में कितनी दूरी चला है, फिर एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाकर उसमें ए निकालता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। मैंने कहा यार अब तो मैं सीधे बताऊंगा, इतना एक्सेलरेशन चलेगा क्या मेरे पास? मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा न्यूटन की जिंदाबाद, न्यूटन का लॉ सही है। इसने अपनी चंपूलाल की डायरी आई, चंपूलाल ने फोर्स देखा 6 न्यूटन, चंपूलाल ने फोर्स तो 6 न्यूटन है, तो 6 न्यूटन चंपूलाल को भी दिखाई दिया। चंपूलाल आए, मास नपवाए, मास आया, चंपूलाल ने नापा 3 केजी आया, 3 केजी आया। एक्सेलरेशन नापा चंपूलाल ने, एक्सेलरेशन आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनको जो दिखाई दिया उन्होंने बताया कि मुझे एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? क्योंकि ये इधर जा रहा है उधर जा रहा है, आप तो समझ ही रहे होगे। तो एक्सेलरेशन को क्या दिखाई दिया 3 मीटर, लेकिन चंपूलाल को क्या पता कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तुम्हें पता है क्या इस समय कि तुम सन के चक्कर लगा रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारी स्पीड हजारों किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से घूम रहे हो? तुम्हें पता है क्या? तुम्हें कैसे पता चलेगा? यहां अभी तुम्हें कह रहे आपको पता नहीं चल रहा कि आप चल रहे हो, ये तो मेरे को सिखाया गया कि साले मैं चल रहा हूं। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? अभी तुम्हें कहां पता चल रहा है कि तुम चल रहे हो? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तभी तो आपका ट्रेन में बैठते ही बोलते कि अरे ये गांव निकला। अबे गांव कहां निकला? तुम निकले हो। ये बोलते तो हो ना कि गांव निकला, अभी अभी ये शहर गया, अभी अभी ये गया, अभी दिल्ली निकला। दिल्ली निकल रहा है क्या तुम्हारी बात? क्योंकि ये हमें पता नहीं चलता, हमें कभी नहीं पता चला कि हम कभी चलते हैं। यहां तो तुम्हें सिखा दिया गया कि भैया, तुम्हें पूछूंगा मून बड़ा होता है कि स्टार? स्टार बड़ा क्योंकि सिखाया गया। तुम्हें दिखता है क्या साले मून बड़ा कि स्टार? दिखता तो मून ही बड़ा है ना। तो मुझे बताओ ना क्यों दिखता है, मैं समझूंगा तब समझूंगा। तो इसने कहा मुझे जो दिखता है मैं तो वही बताऊंगा। चंपू ने कहा मुझे तो दिख रहा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इधर आ रहा है। एफ बराबर एम ए, उसने कहा एफ बराबर एम ए गलत है, न्यूटन की मुर्दाबाद, न्यूटन का लॉ गलत है। हमारे परिवार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। भाई इनका एक परिवार है, ये लोग यहां बैठकर न्यूटन के लॉ को, इनकी भी साइंस है, जरूरी थोड़ी कि सब साइंस तो जमीन में बैठ के पढ़े। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? ये लोगों का पूरा, इनका ये पूरी ट्रेन है पीछे।
इनकी पूरी फैमिली यही रहती है, स्कूल इनके इसी के अंदर है, अरे इनके बच्चे यही हैं, गार्डन यही है, ग्राउंड यही है, बातें यही है, मास्टर यही है, नौकरियां यही कर रहे हैं, सब इसी में जिंदा है ये लोग। पर इनके लिए न्यूटन का लॉ फेल हो गया ना। इनको जो दिख रहा है 6 न्यूटन के ब्लॉक पर 3 केजी का मास है, उसका एक्सेलरेशन 2 नहीं 3 आ रहा है, तो ये कहेंगे ना मैं न्यूटन का लॉ भैया गलत है, मेरे लिए किसी काम का नहीं। समझ में आया? बहुत गुस्सा आया इसको चंपू को, यार न्यूटन का लॉ फालतू लॉ, तुम्हारे लिए होगा सही, मेरे लिए सही नहीं। हम लोग की लड़ाई हुई। हमने कहा चलो न्यूटन के घर चलते हैं। उसे घर जाएंगे, साले से बोलेंगे कि भैया तुम अपना लॉ जो है लिख के दो डिस्क्लेमर की ग्राउंड के लिए सही है। डिस्क्लेमर तो लिखो नीचे, तुमने तो लिख दिया है बराबर हमें मजे करो। मेरे दोस्त के पूरा खानदान परेशान है वहां पे, न्यूटन का लॉ सही नहीं लग रहा उसको। समझ में आया मेरी बात? तो हम पहुंचे उसके घर, ऑफिस पहुंच गए न्यूटन के, मैं और चंपू न्यूटन के ऑफिस पे गए। नॉक 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 नॉक, बहुत देर से कोई निकला, थोड़ा निकले, फिर नॉक 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 नॉक। एक बंदा है, तो क्या है? मैंने कहा न्यूटन से मिलना है। न्यूटन से मिलना? कौन हो? कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा न्यूटन से मिलने? वो न्यूटन का असिस्टेंट था, सेक्रेटरी था। मैंने कहा न्यूटन से मिलना है मुझे। उसने कहा कि भैया न्यूटन से क्यों मिलना है तुम्हें? न्यूटन किसी भी अरे गहरे आदमी से थोड़ी मिल लेंगे, तुम कोई भी आए चले न्यूटन से मिलना है। मैंने कहा अरे गहरे आदमी तुम हो गए, मैं नहीं हूं, न्यूटन से मिलना है मुझे। उसने कहा मुझे बताओ। चंपू ने कहा इसी को बता देते हैं यार, दिमाग खराब कर रहा है, इसी को बता देते हैं कि न्यूटन का लॉ गलत है। हमने कहा भैया न्यूटन का लॉ गलत है, न्यूटन को नीचे लिखना चाहिए कि जमीन से सही है, डिस्क्लेमर तो लिखो। लॉ देखिए मार्केट में फैल दिया, सब लगा रहे हैं, बेचारे गलत हो रहा है, बच्चे फेल हो रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? पक्का? तो उसने कहा कि अरे न्यूटन का लॉ सेक्रेटरी को किस लिए पैसे मिलते हैं कि बॉस इज ऑलवेज राइट। उसने कहा न्यूटन का लॉ गलत थोड़ी है, न्यूटन का लॉ तो सही है। मैंने कहा अरे यार आपको थोड़ी समझ में आएगा, आप पता नहीं कहां से क्या पढ़ के आए हो, मैं तो साइंस की बात कर रहा हूं, तुम कुछ भी हो। उसने कहा कैसी बात कर रहा हूं, मैं भी इंजीनियरिंग करके आया हूं मेरठ रोड से। मेरठ रोड पे पता है ना आपको, होटल कम है, इंजीनियरिंग कॉलेज ज्यादा है। होटल कम है, वहां इंजीनियरिंग कॉलेज ज्यादा है। पत्थर मारो इंजीनियर को लगता है, हवा में कुछ पत्थर उछालोगे इंजीनियर को लगता है वहां पे। उसने कहा मेरठ रोड से मैंने भी इंजीनियरिंग की हुई है भाई साहब, किसी घटिया कॉलेज से किसी की है, चंपू लाल इंजीनियरिंग कॉलेज से। मैंने कहा चलो, हम उसको लेके आए। हमने कहा आओ, इस चंपू की गाड़ी पे खड़ा किया हमने खड़े हो। हमने कहा भैया इसके ऊपर फोर्स कितना है? देखो 6 न्यूटन है। मास कितना है इसका? 3 केजी है। एक्सेलरेशन कितना है? अभी हमने पूरा कैलकुलेट करके दूरी वूरी नाप नूप के दिखाया आपको, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसने कहा न्यूटन लॉ देखिए गलत हो रहा है। कहा ये बात तो लग रही गलत हो रही है, पर साले ये एमबीए किए हुए लौंडे बेवकूफ बनाने के लिए बने हुए हैं, ठीक है? ये कुछ काम वाम नहीं करते, सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। सुना नहीं। अब वो एक्सेलरेशन को झुटला नहीं सकता, क्योंकि एक्सेलरेशन इज समथिंग व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग। एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो तो दिख ही रहा है ना, कि 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, तो मतलब मैं समझ जाऊंगा ना एक्सेलरेशन कितना है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो वो तो मैंने कहा भैया क्या हुआ? उसने कहा एक्सेलरेशन कितना है उसका? उसने कहा 3 है ना एक्सेलरेशन। मैंने पूछा, उसने कहा हाँ वो तो नापा ही हमने 3 है। मैंने कहा इसका मास देखो भी नाप के दिखाया, तो मैं 3 केजी है। उसने कहा हाँ 3 केजी है। मैंने कहा फोर्स इस पे 6 न्यूटन का। उसने कहा फोर्स 6 न्यूटन का नहीं है। बकवास क्यों कर रहा हो? 6 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है सामने लगा हुआ, 6 न्यूटन का ही तो फोर्स है। उसने कहा 6 न्यूटन का फोर्स नहीं है। मैंने कितने न्यूटन का फोर्स है? 9 न्यूटन का फोर्स है। 9 न्यूटन का फोर्स? पागल है क्या साले? 6 न्यूटन का दिख रहा है लगते हुए, 9 न्यूटन कहां से फोर्स? कोई कहां से आगे कौन लगा रहा है? क्या हो रहा है? तो दुनिया में जब भी किसी पढ़े लिखे आदमी को काम क्या होता है? मॉब पे कंट्रोल करना, कि ये लोग मेरी नौकरी करें, मेरी बात माने, मैं गुलामी करें, मैं जो कहूं वो माने, ठीक है? उसके लिए उस लोग फिर उनको ज्ञानी समझते हैं, इंटेलेक्ट होते हैं, तो उनसे सवाल पूछते हैं। जिन सवालों का आंसर उनके पास नहीं होता था पुराने जमाने में, उसका आंसर होता था भगवान। बारिश क्यों हुई? इंद्र भगवान का गुस्सा। या पोप ने क्या पोप से पूछा गया बारिश क्यों हुई? तो उसने कहा कि देखो तुम लोग गलत काम कर रहे थे, इसलिए भगवान ने तुम्हें सजा दी है, इसलिए बारिश हुई है। समझ आया मेरी बात? जिसका आंसर नहीं पता, भगवान उतर जाते। मैंने कहा इस पे 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, साला 3 न्यूटन का फोर्स किसने लगाया? उसने कहा भगवान ने। मैंने कहा ये क्या बकवास हुई? 3 न्यूटन का फोर्स भगवान ने लगाया? कहां से आगे भगवान? भगवान क्यों फोर्स लगाते हैं? उसने कहा न्यूटन के लॉ को सही करने के लिए जितने की जरूरत होती है उतना लगाते हैं। न्यूटन के लॉ को सही करने के लिए जितने की जरूरत होती है उतना लगाते हैं। बात समझ में आई? एंड दिस इज अ फ्रॉड कॉन्सेप्ट व्हिच वी स्टडी, इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। कोई नहीं लगाता, ना होता है ना लगाता है, क्योंकि न्यूटन का लॉ इस आदमी के लिए सही नहीं था। तो उसके लॉ को सही करने के लिए जबरदस्ती का 3 न्यूटन एक और ठूस देंगे हम यहां पे और कहेंगे भगवान लगा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा कोई फोर्स नहीं है। पक्का?
एंड ये फोर्स कौन, कोई है ही नहीं तो कोई लगा ही क्यों नहीं रहा है, ये सिर्फ क्यों किया गया है, न्यूटन के लॉ को सही करने के लिए। तो ये एक फ्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसे हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसके लिए भी न्यूटन का लॉ बताना पड़ेगा। तो इसके लिए न्यूटन का लॉ जो होगा उसमें हमें एक सूडो फोर्स लाना पड़ेगा जिसका हमें पता नहीं है कोई। अब मेरा और कंपू का दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा सारा ये पागल आदमी सेक्रेटरी जो है इसको कुछ समझ में तो आता नहीं है, अब इसको कैसे समझाया जाए, क्या किया जाए, क्या करा जाए, क्या करा जाए। तो हमने कहा चलो न्यूटन के घर चलते, वहां साला ये सेक्रेटरी तो नहीं होगा घर पे। न्यूटन के घर पहुंच गए हम दोनों, न्यूटन के घर पे गया, नॉक 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 नॉक। बहुत देर बाद एक बंदा बाहर निकला फिर से, ये न्यूटन को तो पहचानते थे हम, न्यूटन तो था नहीं। मैंने कहा यार भैया न्यूटन से मिलना है। उसने कहा न्यूटन से मिलने कौन आए हो बे, तुम लोग कौन है? तो ये एक और सेक्रेटरी, न्यूटन घर पे भी सेक्रेटरी रखते थे घर का काम करवाने के लिए। मैंने कहा भैया आपके समझ में नहीं आएगा, न्यूटन का लॉ गलत है, न्यूटन का लॉ गलत है, न्यूटन का लॉ गलत है, उसको सही करवाना है तो न्यूटन को समझाएंगे। उसने कहा कि भैया मुझे बताओ। मैंने कहा आपके समझ में नहीं आएगा। मैंने भी मेरठ रोड से इंजीनियरिंग ये सब वहीं से पढ़ के लाया साला वो न्यूटन सब मेरठ रोड से लॉन्डो को पढ़ के लाया, नौकरी दे रहा है वहां पे मेरठ रोड से, वो भी आया था। उसने कहा मैंने भी इंजीनियरिंग किया। मैंने कहा चल यार भाई चल। तो इस बार मेरा दिमाग लगाया, मैंने इसको खड़ा किया। मैंने कहा एक बात बताइए हमें, क्योंकि उस समय उन लोग की आपस में तो बात ही नहीं थी। मैंने एक बात बताइए साहब कि हम काट पे खड़े होंगे तो भगवान कोई फोर्स तो नहीं लगा देंगे इस ब्लॉक पे? उसको पता ही नहीं था। मैंने कहा पागल हो गया साले, भगवान कोई फोर्स लगाएगा? मैंने कहा अब आओ अब आओ। हमने कहा अब तुम सही बात कर रहे हो, भगवान तो साला फोर्स लगाएंगे नहीं। मैंने कहा भैया देखिए फोर्स कितना लग रहा है? उसका 6 न्यूटन। मैंने कहा पक्का ना 6 न्यूटन लग रहा है, भगवान तो नहीं लगा रहे? उसने कहा नहीं लगा रहे। मैंने कहा एक्सेलरेशन इसका 3 है? उसने कहा हाँ दिख रहा है वो तो 3 है। मैंने कहा मास इसका 3 kg है, कैसे हुआ न्यूटन लॉ फेल हो गया? उसने कहा अरे सुना, फिर से बोलो। मैंने कहा फोर्स आपने मना किया था कि भगवान कोई फोर्स लगाते हैं। मैंने कहा हाँ भाई भगवान कोई फोर्स नहीं लगाते, मैं मान रहा हूं अभी भी। मैंने कहा फोर्स कितना है? उसका 6 न्यूटन। मैंने कहा एक्सेलरेशन कितना है? उसका 3। मैंने कहा मास कितना है? उसका 2 kg। मैंने कहा पागल 3 kg मास है उसका, अभी तो नापा था। उसने कहा नापा तो था तुमने जमीन पे, जब चढ़े तो उसका मास कम हो गया। किसने? भगवान ने। एंड दिस इज अनदर फ्रॉड कॉन्सेप्ट नेम्ड रिड्यूस मास, जिसको हम पढ़ेंगे। This is called reduced mass. The point is F equal to ma is not valid for in non-inertial observer. To make it valid, either you change F, either you change m, but we cannot deny A because A is something I am observing. You have to explain why the hell A is there. मैं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? तो either there are two ways. Either Newton's law was correct, इसके लिए सही है, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा, पर ऐसे ऑब्जर्वर के लिए क्या करना पड़ा? बोथ F बराबर ma है, A को डिनाई कर नहीं सकते। A is something I'm asking you to explain why the hell this A is A. Then you can change either F or you can change either M or M. So by changing F you say it is pseudo force, and by changing mass you say it is a reduced mass concept. Reduced mass concept थोड़े हाई लेवल के लोग पढ़ते हैं, pseudo force सबको पढ़ना पड़ता है, पर हम दोनों ही पढ़ लेंगे, कम से कम बेसिक आइडिया तो हमें हो जाएगी क्या मतलब होता है। तो दो तरह के कॉन्सेप्ट फ्रॉड चलते हैं मार्केट में, रिड्यूस मास और सूडो फोर्स। असली बात क्या है? न्यूटन का लॉ आप में से कोई भी जब लगाएगा वो जमीन पे खड़े होकर देखेगा तभी लगाएगा, नहीं तो आपके आंसर गलत आएंगे। अगर आपने चलते चलते न्यूटन का लॉ लगाने की कोशिश की तो आपको न्यूटन का लॉ F बराबर ma नहीं लगाना पड़ेगा। आपके लिए यानी साधारण जनता के लिए, जमीन पे खड़े आदमी के लिए F बराबर ma है। यह है जमीन पे खड़े आदमी जब देख रहे हैं चीजें, इनर्शियल ऑब्जर्वर। अरे समझ में आया? और F प्लस C बराबर ma है, ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए। अरे समझ में आया? नॉन इनर्शियल। C इज प्योरली, इट्स नॉट अ फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि फोर्स हमेशा किसने लगाया, क्या लगाया, नेचर फेचर पढ़ते हैं। ये C क्या है? प्योरली मैथमेटिकल नंबर है, चिपकाया गया, 3 लगा दिया था हमने एक्स्ट्रा जबरदस्ती काहे के लिए, ताकि न्यूटन का लॉ वैलिड हो जाए। तो अब पढ़े लिखे लोगों की तरफ बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड करेक्शन टर्म, दिस इज कॉल्ड करेक्शन टर्म। अब हम पढ़े लिखे लोगों की तरफ बात करते हैं, इसका नाम है करेक्शन टर्म। करेक्शन टर्म ये कब लगाना पड़ेगा हमें? जब नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। कब? नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है तो हमें क्या लगाने पड़ेंगे? करेक्शन टर्म लगाने पड़ेंगे, ताकि न्यूटन का लॉ हम यूज कर पाए।
नहीं तो हमें आंसर तो हमारे आ जाएंगे सारे, लेकिन हमें सवाल कहां से सॉल्व करना पड़ेगा? जमीन से। पक्का? देयर आर टू टाइप ऑफ पर्सन which are non-inertial. Number one, which is being accelerated. जब कोई आदमी एक्सेलरेट करता है तो उसके लिए न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा, एक और आदमी है जो बिना चले भी न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होगा, वो घूम जाए। क्योंकि आप रुकी हुई थी, मैं ऐसे घुमा, मैंने कहा अरे तुम तो उधर चक्कर लगाने लगी, न्यूटन्स लॉ फेल हो गया। अरे समझ में आया? तो दो तरह के लोग हैं जिनके लिए न्यूटन का लॉ फेल हो जाता है, उनको दोनों को कहते हैं नॉन इनर्शियल। एक है चलता रहे, एक्सेलरेट कर जाए, इसे कहते हैं ट्रांसलेटरी नॉन इनर्शियल। क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी नॉन इनर्शियल। ट्रांसलेटरी नॉन इनर्शियल, इसके लिए न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं है। वैलिड करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? F+c। अरे समझ में आ रहा है? अब थोड़े पढ़े लिखे लोगों की बात करेंगे। आपको पूछेगा व्हाट इज सूडो फोर्स, एंड यू से इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल करेक्शन टर्म। अब लग रहा तो पढ़े लिखे लोगों की तरह बात कर रहे हो। समझ में आ रहा? सूडो फोर्स क्या है? इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल करेक्शन टर्म टू मेक न्यूटन्स लॉ वैलिड फॉर एन ऑब्जर्वर व्हिच इज नॉन इनर्शियल। फॉर व्हिच न्यूटन्स लॉ इज नॉट वैलिड, जस्ट टू मेक इट वैलिड आई हैव टू ऐड सम नंबर। जादुई नंबर ऐड करे हैं हमने, जिससे हमारा काम चल जा रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? दिस इज ट्रांसलेटरी नॉन इनर्शियल फ्रेम, एंड इस ऑब्जर्वर को भी न्यूटन के लॉ गलत दिखेंगे जो घूम घूम के देख रहा होगा, ऐसे अपनी जगह खड़े खड़े ऐसे देख रहा है। मुझे लग रहा है ये क्या हुआ भैया, ये कैमरा उधर चला गया, कैमरा उधर चला गया, कैमरा पीछे चला गया, कैमरा आगे चला गया। अरे सर मुझे लग रहा है मैं तो चल ही नहीं रहा हूं। अरे सर मुझे क्या दिखाई दिया? मुझे दिखाई दिया कि मैं तो सामने ही देख रहा था, क्लास मुड़ गई। अरे समझ में आ रहा है? तो मेरे लिए भी न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं है। मुझे कहते हैं रोटेटरी नॉन इनर्शियल। उतार लीजिए। पक्का? राकेश, सुनीत, मिरान, हर्ष, ठीक है? क्लियर है? गुड। पक्का? करेक्शन टर्म होते हैं ट्रांसलेटरी नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए। जो करेक्शन टर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं स्यूडो फोर्स। इसमें जो करेक्शन टर्म है, करेक्शन टर्म का नाम क्या है? स्यूडो फोर्स। अरे समझ में आया? और इसमें करेक्शन टर्म जो होते हैं, इसमें दो करेक्शन टर्म होते हैं, C1 और C2। हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी मैं नाम बता दूं आपको। इसमें भी न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं है। इसमें भी दो करेक्शन टर्म होते हैं। एक का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल, और एक का नाम होता है कोरियोलिस। कोरियोलिस, सेंट्रीफ्यूगल, एक का नाम होता है कोरियोलिस। The mudda is Newton's second law is not valid from non-inertial frame. Non-inertial frame is somebody which is being accelerated and observing some phenomena. Then वो उस phenomena को explain नहीं कर सकता Newton's law से। To explain it from Newton's law, he has to use F+c बराबर ma in spite of F बराबर ma. C is a purely mathematical number. इसको लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि सी मैथमेटिकल नंबर कैसे लिखा जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? अरे क्लियर है? दिस सी, इसका नाम क्या है? स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स वाला को सी की जगह हम लिखते हैं, यानी कि फॉर ट्रांसलेटरी नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर आप किसी चीज को देखें, अभी समझाऊंगा, बिकॉज आज की क्लास में समझाऊंगा, नहीं तो सब भूल जाओगे, इसलिए इस बात को मुझे यही खत्म करना पड़ेगा। ट्रांसलेटरी नॉन इनर्शियल फ्रेम की अगर हम बात करें, यानी एक ऐसे ऑब्जर्वर को देखें, तो आप न्यूटन्स लॉ इसके लिए लिखते हैं। असली में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है। F प्लस FP, सी का नाम FP हो गया, समझ में आया? बराबर ma। मैंने
एफपी को लाल रंग से इसलिए दे दिया ताकि आपको पता चले कि इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। ये रियल एग्जिस्टेंस नहीं है इस एफपी का। असली में किसी चीज का कारण एफपी नहीं हो सकता, किसी भी चीज, क्योंकि ये नंबर सिर्फ कॉपी में बनाया हुआ नंबर है। अरे समझ में आया? आपको भी समझ में आया था ना कि उसने जब 3 न्यूटन का फोर्स भगवान ने लगवाया था तो असली में थोड़ी आए होंगे लगाने, उसने तो सिर्फ जुगाड़ किया था ना। तो एफपी क्या है? जुगाड़ है। ये किसी भी चीज का आंसर नहीं हो सकता, किसी भी सवाल का आंसर स्यूडो फोर्स नहीं हो सकता। स्यूडो फोर्स इज ओनली ऑन द पेपर। अरे पता समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं अंग्रेजी? एफ प्लस एफ पी बराबर एम ए, और एफ पी की वैल्यू लिखने का तरीका बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको देखा जा रहा है उसका मास। किसका मास? जिसको देखा जा रहा है उसका मास, इसलिए एम ए मत याद रखिएगा, जिसको देखा जा रहा है उसका मास, इनटू एक्सिलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, जो देख रहा है उसका एक्सिलरेशन ग्राउंड से। एक्सिलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम ग्राउंड, जो देख रहा है उसका एक्सिलरेशन, जो देख रहा है उसका एक्सिलरेशन। अरे चेक करिए, समझ में आया? एक्सिलरेशन, देख रहा है उसका एक्सिलरेशन। पक्का क्लियर है क्या मेरी बात? एक्सिलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम ग्राउंड इन अपोजिट डायरेक्शन माइनस, यानी अगर ऊपर चढ़ते हुए देख रहे होगे तो स्यूडो फोर्स नीचे लगाना पड़ेगा। ये प्लीज इस बात को समझिए। आई कैन डिराइव इट बट देयर इज नो नीड टू डेरिवेटिव की, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, आप तो याद रखिए। कोई भी चीज जो बता रहा हूं मैं सब कुछ डिराइव कर सकता हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं, पर जरूरत नहीं है। पक्का? ये हम ट्रांसलेटरी पे ही फोकस करेंगे, कोरियोलिस और सेंट्रीफ्यूगल फेंट्रीफ्यूगल बाद में बात करेंगे जब हम बात पे आएगा। तो एफपी बराबर एम ऑब्जेक्ट इनटू एक्सिलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम ग्राउंड। पक्का? एक सवाल बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, हमारा काम नहीं चलेगा। मान लो आपके एक एलिवेटर है, बहुत ध्यान से प्लीज समझना मेरे बच्चों। ये एक ब्लॉक है 3 kg का, और ये एलिवेटर जो है ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है। हमें इस ब्लॉक को देखना है। सवाल आपसे पूछा गया, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल ऑन द ब्लॉक। ब्लॉक पे नॉर्मल निकाल के दिखाओ। सवाल आपसे पूछा गया, ब्लॉक पर नॉर्मल निकाल के दिखाओ। प्लीज ध्यान से समझिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब इस सवाल को ये बंदा कह रहा मैं सॉल्व करूंगा, O1 जमीन पे खड़े। अरे दिख रहा है? इस सवाल में एक बंदा यहां भूत बन के चिपक गया, कहता मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है? एक बंदा यहां पर ये अपनी एलिवेटर लेके, खुद पर्सनल लेके घूम रहा है। ये ऊपर गया, ऊपर जा रहा था 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, कह रहा था मैं सॉल्व करूंगा। एक बंदा, इसका नाम O3 है, एक बंदा ये है O4, ये कह रहा मैं सॉल्व करूंगा, और ये नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, कह रहा O4, कह रहा मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है? अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? ये जो अब क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? कॉज इफेक्ट। तो अब देखते हैं कि इनकी डायरीज में आंसर सबका सेम ही आना चाहिए। पक्का? तो सबकी डायरीज देखते हैं क्या क्या हो रही है। कितने लोग हैं? ये ऑब्जर्वर है O1, O2, O3, O4। ठीक है? अब इनको क्या दिखा, यहां लिखा मैंने इफेक्ट। इफेक्ट मतलब इनको ब्लॉक क्या करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। जो इनको दिखाई दे रहा होगा ये उसी को समझाएंगे। भाई कोई भी आदमी किस चीज को समझाता है फिजिक्स में? जो उसको दिखाई दे रहा है। तो O1 से मैंने पूछा कि तुम्हें बेटा क्या दिखाई दे रहा है? ब्लॉक ही को देख रहे हैं सब,
सब किसको देख रहे हैं? ब्लॉक। इंटरेस्ट सबका ब्लॉक में ही, क्योंकि ब्लॉक पे ही फोर्स निकालना है, सब ब्लॉक को देख रहे हैं। ओवन से मैंने देखा कि ब्लॉक क्या करता हुआ दिख रहा है बेटा तुम्हें, तो क्या बताइए क्या करता हुआ दिख रहा होगा ओवन को? 5 से ऊपर अगर आप ओवन होते, आप सोचिए कि अगर आप ओवन होते तो आपको ब्लॉक क्या करता हुआ दिखाई दे रहा होता? 5 से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा होता। अरे क्लियर है? ओवन आपको क्या 5 से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा होता? तो आप कहते कि सर मेरे को दिख रहा है ये 5 से ऊपर जा रहा है। पक्का? आप सोचिए कि आप अगर ये होते तो आपको क्या दिखाई देता? सिर्फ ब्लॉक को देखिएगा, जो आपको ब्लॉक दिखाई दे करता हुआ वही आप बताइएगा। अगर आप O2 होते, अगर आप O2 होते तो आपसे मैं पूछता ब्लॉक क्या कर रहा है? आपको O2 होते तो आपसे मैं पूछता कि ब्लॉक क्या कर रहा है, तो आपने कहा सर रखा हुआ है सर, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको थोड़ी पता होता कि आप चल रहे हो। अरे समझ में आ रहा है मेरे? आपको पता चल रहा है कि आप घूम रहे हो सन की चारों तरफ, तो आपको नहीं पता है। जरूरत थी ज्ञानी मत कि सर पता क्यों नहीं, लिफ्ट जा रही है ऊपर, पता तो होना चाहिए। ज्यादा ज्ञानी ना मत बनिए, फिजिक्स गलत हो जाएगी। जो फिजिक्स है वो हर जगह सेम होनी चाहिए। तो O2 को क्या लग रहा है कि ये क्या कर रहा है? रेस्ट पर है, एक्सेलरेशन इसका 0 है। पक्का? अच्छा O3 क्या देखता? O3 को क्या लगता? 2 से ऊपर जा रहा है, क्योंकि O3 खुद 3 से ऊपर जा रहा है। तो O3 अगर 3 चलता है, ये 5 चलता, तो O3 को लगता है ये तो 2 से ऊपर जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो O3 को क्या दिखाई देता कि ये 2 से ऊपर जा रहा है। अरे बताइए, O3 को क्या लगता? वो 2 से ऊपर जा रहा है। क्या आपको दिखा ये बात? O4 को क्या लगता? 7 से ऊपर जा रहा है। दिखा क्या आपको? O4 को लगता कि सर 7 से ऊपर जा रहा है। क्या आपको यह समझ में आया? क्या आपको यह समझ में आया कि ये तीनों नॉन इनर्शियल हैं? अरे ये तीनों कैसे हैं? नॉन इनर्शियल हैं। अरे देखिए ये तीनों कैसे हैं? क्या आपको दिख रहा है कि आपको नॉन इनर्शियल किसे कहता है? जो ग्राउंड से जो एक्सेलरेट करता हुआ दिखाई दे। कौन दिखाई दे रहा है ग्राउंड से एक्सेलरेट करता हुआ? O2, O3, O4। तो इनके लिए न्यूटन्स लॉ अलग है। इनके लिए न्यूटन्स लॉ क्या है? इन तीनों बंदों के लिए न्यूटन्स लॉ क्या है? F प्लस FP बराबर है में। F के अलावा इनको FP भी दिखाना पड़ेगा, और इनके लिए जो F है वही F है। अब आप बताइए इस पे, अब O1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? O1 मतलब जमीन से, असली में इस पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? mg नीचे और नॉर्मल ऊपर। दैट्स इट। एक ही जगह तो छू रहा है। मैं भूल गया क्या FBD बनाना? mg नीचे नॉर्मल ऊपर, तो ये लिखा हमने कॉज। कॉज मतलब फोर्सेस क्या लग रहे हैं? FBD। अरे कॉज मतलब समझ में आ रहा है? तो इसने कॉज क्या बनाया? इसने पहले इसका कॉज देखते हैं। इसका कॉज है सर इसके ऊपर लग रहा है एक नॉर्मल ऊपर और एक 30 नीचे। mg 30। अरे बताइए बेटा, नॉर्मल और 30 के अलावा कोई फोर्स लग रहा है क्या इसके ऊपर? नहीं लग रहा। उसने कहा n ऊपर 30 नीचे। अरे बताइए। अब आया O2 से। O2 से पूछा क्या लग रहा है? तो O2 से 30 तो O2 को भी दिखेगा, नॉर्मल तो O2 को भी दिखेगा, पर O2 को अब एक और स्यूडो फोर्स दिखेगा। क्यों? क्योंकि O2 के लिए स्यूडो फोर्स के बिना F बराबर ma नहीं है। O2 के लिए F प्लस FP बराबर ma है, उसको स्यूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा। क्या सिखाया मैंने? स्यूडो फोर्स कितना लगता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट 3, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, O2 को एक्सेलरेशन बताओ 5, इधर है ऊपर 15। अरे 15 मास ऑफ, और किस तरह लगता है? एक्सेलरेशन के अपोजिट नीचे। तो मैं इसीलिए अब O2 का जो एक्सेलरेट जो मैं ये पीले कलर से जो बना रहा हूं, ये असली फोर्स नहीं है, जबरदस्ती का एक फोर्स है 15 का। अरे जबरदस्ती का फोर्स है ना ये। क्यों जबरदस्ती का फोर्स क्यों लगाना पड़ा मुझे? नहीं तो न्यूटन लॉ ही नहीं सही होता। अरे समझ में आ रहा है? अब आते हैं O3 के लिए। O3 के लिए O3 का FBD बनाया, जो बार बार चेंज करना, जो लग रहा है वो तो लग ही रहा है 30 नॉर्मल। क्या O3 भी नॉन इनर्शियल है? क्या O3 भी नॉन इनर्शियल है? O3 नॉन इनर्शियल है तो स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला भूल गया मैं? मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना? 3। एक्सेलरेशन ऑफ कितना? 3 ही है ना। अरे एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर साफ साफ लिखा, इससे ज्यादा कंफ्यूजन तो हो ही नहीं। किसी एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो दिख रहा है वही कितना हो गया?
9 किधर लगेगा, नीचे। तो उसने कहा एक और आपने 9 न्यूटन। अरे बताओ यार, पक्का? तो सूडो फोर्स में कभी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सूडो फोर्स क्या हमेशा लगा देंगे क्या? पहले समझेंगे कौन देख रहा है सवाल को। एक ही सवाल को अलग अलग देख रहे हैं कि इसके लिए सूडो फोर्स होता ही नहीं है, इसके लिए 15 का सूडो फोर्स है, इसके लिए 9 का सूडो फोर्स है। रट्टा ना मारिएगा, सूडो फोर्स होता है एमए। इस हर ऑब्जर्वर कौन है उसके हिसाब से सूडो फोर्स डिसाइड होगा। क्लियर है क्या मेरी बात? क्या O4 के हिसाब से बनाते हैं भैया एफबीडी। क्या क्या फोर्स है? 30 नॉर्मल तो लग ही रहा है। अब आता है सूडो फोर्स। क्या O4 नॉन इनर्शियल है? अरे क्या था ये, भूल गया मैं। 2 था क्या नीचे? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे नीचे। ठीक है। O4 क्या होता है? सूडो फोर्स भूल गया फॉर्मूला। मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको देख रहे हैं 3, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर 2, यानी हो गया 6। किधर लगाएं? ऊपर। तो हमने लगाया एक और फोर्स इसके ऊपर, उछल मुछल करके 6। क्यों मैं अलग करके दिखा रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? ताकि आपको पता चले कि जबरदस्ती लगाया गया है सवाल सही करने के लिए। इट इज जस्ट टू मेक क्वेश्चन राइट। अब लगाते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ लगाते हैं, फिर चेक करिए क्या है सेकेंड लॉ। एफ बराबर एम ए। इसके ऊपर ये ए ऊपर की तरफ है इसका, तो एफ ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। एफ बराबर एम ए। नेट फोर्स कितना हुआ है ऊपर की तरफ? एन ऊपर लग रहा है, 30 नीचे लग रहा है, तो नेट ऊपर कितना लग रहा है? एन माइनस 30। अरे व्हाट इज द टोटल फोर्स जो बच जाएगा? एन ऊपर है 30 नीचे है, तो व्हाट इज द नेट फोर्स अपवर्ड? एन माइनस 30। अरे बैलेंस नहीं हुए ना इस बार, क्योंकि एक्सेलेरेट कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? न्यूटन्स लॉ। बताइए क्या न्यूटन्स लॉ होता है? एफ बराबर एम ए होता है ना। क्या लिखा? एन माइनस 30 बराबर 3 इंटू 5 एम ए। क्या गई एन की वैल्यू? 45। एन की वैल्यू क्या आ गई? 45। इसके लिए लिखते हैं। अब तो सूडो फोर्स लगा दिया, तो न्यूटन लॉ लगाओ मस्त। इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। क्या क्या फोर्स लग रहा है? ऊपर एन, नीचे 45। ये तो इक्विलिब्रियम है। अरे एक्सेलरेशन 0 है। इक्विलिब्रियम में क्या होते हैं? ऊपर नीचे के फोर्स बैलेंस होते हैं। ऊपर कितना है? एन, और नीचे कितना है? तो इसका इसने कहा एन बराबर 45। अरे इसने डायरेक्ट बोल दिया। बोलेगा साला सब सेम, कैसे बोल रहा है वो अलग बात है। वो कह रहा है एन माइनस 30 बराबर 5 इंटू 3, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, एन तो 45 ही आएगा। सवाल अगर आंसर ये लगा जाएगा तो फिर फायदा क्या हुआ? इस आदमी को देखते हैं, ये ऊपर चल रहा है। व्हाट इज द फोर्स? ऊपर की तरफ, ऊपर ज्यादा। हमें ऐसा लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन, चाहे वो IIT-JEE की तैयारी कर रहा हो या नीट की तैयारी कर रहा हो, फ्री होनी चाहिए। इस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं, क्या उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। इसीलिए हम अपने पूरी टीम की मेहनत, जो हमने सालों साल एक्सपीरियंस से और आज की डेट में भी मेहनत करके बनाया है, वो सब हम फ्री यूट्यूब पे डालना चाह रहे हैं। पर आप समझते हैं कि चीज़ों को डेवलप करने के लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने अपने सारी पूंजी को खर्च कर दिया है। अब मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप कर सकें तो, अगर संभव हो, फाइनेंशियली आप पे लोड ना आए, तो हम चाहते हैं कि हमारा इस मिशन, जो हम बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन फॉर फ्री सारे बच्चों को देना चाहते हैं, उसमें हमें सपोर्ट करें। If you find it worthy, please scan this QR code and contribute whatever you can.